हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के चैप्टर 4 और 4th चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2 उसके क्वेश्चन नंबर 3 से हम आज का काम स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बेटा। और क्वेश्चन में लिखा है इसने कि फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर आप फाइंड आउट कीजिए हुज सम इज 27, जिनका सम 27 हो एंड प्रोडक्ट इज 182, और मल्टीप्लाई करें तो आए 182। बेटा दो नंबर फाइंड आउट करने जिनका सम हो 27 और प्रोडक्ट हो 182। समझ आया बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि दो नंबर फाइंड आउट कीजिए जिनका सम करें तो आए 27 और उन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो आए 182। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि सीधा सीधा आप तुक्के नहीं मारेंगे, सीधा सीधा आप उसको सोचेंगे नहीं बैठे बैठे, उनको एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हुए तब उसको सोल्व करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट अगर सोच भी लिया तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। आपको पूरा काम करना पड़ेगा, पहले जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलते हैं। हाँ, अगर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हो फिर कोई दिक्कत नहीं, हमें एमसीक्यू है ना तो कोई दिक्कत होती नहीं, वहाँ तो हम अपना जो है ज्यूम कर लेंगे और वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल क्या करना पड़ेगा, फिलहाल हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप देकर तब उसको सोल्व करके तब वो नंबर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बेटा, एक नंबर मानना पड़ेगा। एक नंबर किसको मान रहे, देखो सम 27 है, दो नंबर का सम है कितना 27। अगर उसमें से एक नंबर को सपोज कीजिए कि हमने मान लिया 7, दो नंबर का सम है 27 और एक नंबर अगर उसमें से 7 मान लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा 20। मिला कैसे दूसरा नंबर, 27 में से फर्स्ट नंबर यानी कि 7 को माइनस करके। अगर मान लीजिए फर्स्ट नंबर 17 होता तो दूसरा नंबर आ जाता हमारा 10। वो दूसरा नंबर कैसे मिल रहा है हमें, टोटल में से, सम में से फर्स्ट नंबर को माइनस करके। तो यही जो टेक्निक है हम अपनाएंगे यहाँ पर, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे कि पहले तो एक नंबर को मान लेते हैं। जैसे अब हम मान रहे थे 7, 17, इस तरीके से तो बेटा मान नहीं सकते, तो उसको कोई ना कोई वेरिएबल में मानना पड़ेगा और वेरिएबल में मान लेते हैं उसको x। लेट फर्स्ट नंबर बी x, कि पहले नंबर को हमने क्या मान लिया बेटा, x मान लिया। Therefore, अब आपको ये पता लग गया था कि जब हम एक नंबर को मान रहे थे तो वहां पर दूसरा नंबर मानने की जरूरत नहीं थी, दूसरा नंबर तो ऑटोमेटिकली हमें मिल रहा था। तो एक नंबर को माना, दूसरा मिल रहा था सम में से फर्स्ट नंबर को माइनस करके। यानी कि यहां पर दूसरे नंबर को y मानने की आवश्यकता नहीं है। y तब मानते जब उसके बारे में हमें कोई क्लू ना मिलता, लेकिन यहां पर तो इजीली हम एक नंबर को मानकर दूसरे को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो इसलिए क्या करेंगे बेटा यहाँ पर कि एक नंबर को x मानना, तो दूसरा नंबर जो है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर सेकंड नंबर विल बी, जो सेकंड नंबर है वो क्या बन जाएगा बेटा, कैसे आया सेकंड नंबर, टोटल में से, सम में से माइनस करके किसको, फर्स्ट नंबर को यानी कि x को। तो सेकंड नंबर हमारा बन गया यहाँ पर 27 माइनस का x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक और बात थी वो थी कि प्रोडक्ट जो है वो 182 है बेटा। अब प्रोडक्ट 182 है, किसका प्रोडक्ट है, उन्हीं दो नंबर्स का। तो वो जो नंबर है वो क्या क्या हमारे x और दूसरा है 27 माइनस x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 182। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 27x और x की माइनस x से करेंगे तो माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब क्या कर सकते हैं कि ये दोनों यहाँ जो एक्स स्क्वायर है ना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यानी सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म, फिर x वाले टर्म, फिर कांस्टेंट और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म नेगेटिव है, अगर चाहे तो इसको पॉजिटिव कर ले, और यहाँ पर ये नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में गया तो बन गया पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, और 27x जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 27x। ये आपको पता ही है कि जब कोई नंबर अपनी साइड चेंज करता है तो उस नंबर का साइन हमेशा चेंज हो जाता है। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, वहां के राइट हैंड साइड में आके एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, और 27x पॉजिटिव था तो राइट हैंड साइड में आके बन गया माइनस का 27। अब जो 182 है वो पहले ही राइट में है और इन सबको भी राइट में लेके गई, ये पहले ही राइट में था, अभी भी इसको राइट में रखा
तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो लेफ्ट हैंड साइड में है बेटा वो क्या बन जाएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बचा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रह गया 0। और राइट हैंड साइड में इन दोनों को ले गए, एक पहले से था तो तीनों के तीनों कहाँ गए बेटा राइट हैंड साइड में। तो अब लेफ्ट में क्या बच गया केवल 0। तो अब उस 0 को लेफ्ट में लिखो या राइट में लिखो। भाई एक बात है कि ये जो पॉलिनोमियल है हमारा ये 0 के इक्वल है। ये तीनों टर्म्स का जो कलेक्शन है ये किसके इक्वल था 0 के। अब उस 0 को लेफ्ट में इक्वल रख लो या राइट में इक्वल, इक्वल तो इक्वल ही होते हैं भाई। a इज इक्वल टू बी कहो या b इज इक्वल टू a, दोनों इक्वल तो इक्वल ही हैं। उसमें ये थोड़ी ना कि भाई कोई अलग बात होगी, a और b इक्वल है, पहले किसी को लिखो बाद में किसी को, इक्वल तो वो हमेशा रहेंगे। तो यहाँ भी हमने क्या कर लिया कि x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये बन के आगे बेटा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। सोल्व करने का मेथड आपको बताया गया था कि दो नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट यानी कि 182 आ जाए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करें तो आपका जो नंबर है वो आए मिडल टर्म का कोफिशिएंट यानी कि -27। तो अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं हमें। देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसा ही काम दिया था उसने कि सम इतना है और प्रोडक्ट इतना है, लेकिन बेटा हमें सीधा सीधा आंसर ना देते हुए पहले इसको इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। इसको एक फॉर्मेशन करनी पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके बाद हम सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारे शॉर्टकट्स जो हैं वहाँ पर चल नहीं सकते एग्जाम के अंदर। तो इसको प्रॉपर मेथड से करेंगे और प्रॉपर मेथड हमारा हो रहा है। तो अब इन नंबर्स को सोच सकते हैं जिनकी मल्टीप्लाई 182 आए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से 27 आ जाए। अब आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल भी ले सकते हैं, हिट एंड ट्रायल लेके देख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि 182 बड़ा नंबर हो गया, छोटा नंबर होता जैसे मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, प्लस माइनस करें तो 7, दो नंबर ढूंढने होते हैं। अगर आपको बाई चांस कि मल्टीप्लाई करें तो बेटा 10, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आए 7, आप इजीली उनको ढूंढ लेते। क्या क्या आ जाते हैं आपके नंबर्स, क्या क्या आ जाते हैं बेटा 2 और 5, क्योंकि 2 5 is 10 एंड 2 + 5 = 7। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो मल्टीप्लिकेशन है वो काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए पहले उसको छोटा कर लेते हैं, उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ये तब है बेटा जब आपको सीधे सीधे वो नंबर पता ना चले, और अगर आपको सीधे सीधे पता चल जाते हैं नंबर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जिनको डायरेक्ट पता नहीं चलता, और बहुत सारे बच्चे होते हैं बेटा ऐसा इस तरीके के जिनको पता नहीं चलता डायरेक्ट। मेरे को भी पता नहीं चलता था जब मैं खुद 10th में था। तो इसलिए हम इस मेथड से चलेंगे कि हमें पता चल जाए, सब बच्चों को पता चल जाए। तो इसको 2 से डिवाइड किया 91, अब इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं, या 13 के टेबल में आता है, 13 के टेबल में गया बेटा 7 पर, और 7 1 जा 7, इसको फैक्टराइज कर लिया हमने। 182 को क्या किया फैक्टराइज, तो हमारे पास फैक्टर क्या क्या बन के आ गए 2, 13 एंड 7। अब ये 3 नंबर आए हैं बेटा, हमें बनाने कितने पड़ेंगे 2। मल्टीप्लाई इन तीनों की कर दी तो आ गया 182, लेकिन हमें इनमें से 3 में से 2 नंबर चाहिए। 3 को जो है ना 2 में बनाना है, जैसे इन दोनों को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर ले, उसको अलग रख ले, या फिर इन दोनों को कर ले, या फिर इन दोनों को इकट्ठा कर ले। समझ रहे हो बेटा, हमारे पास कितने नंबर हो गए 3, लेकिन इन 3 को 2 में रखना है। 3 को क्या किस में कन्वर्ट करना है, हमें 2 में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मान के चलिए कि आपने 13 रख लिया एज इट इज, और इन दोनों की कर दी मल्टीप्लाई, तो एक तो नंबर बन गया आपका 14 और दूसरा नंबर बन गया आपका 13। अब क्योंकि 14 और 13 की मल्टीप्लाई, क्योंकि बेटा इन्हीं से तो बने हैं, तो 182 इसकी आएगी मल्टीप्लाई, 100% आएगी। दूसरी बात, अब इनको ऐड करके देखा तो कितना बन जाएगा 27। तो 14 और 13 वो नंबर मिल गए हमें। अगर बाई चांस ये हमारा आंसर नहीं होता, ये नंबर्स कामयाब नहीं होते, तो हम और कोई करके देख लेते, जैसे इस तरीके से 13 2 जा 26, तो एक ले लिया 26, दूसरा ले लिया 7। अब इनको माइनस करके देख लो कि इनसे ना तो 27 ऐड करने से बनेगा ना सब्ट्रैक्ट करने से, तो इसलिए ये नंबर लेने का फायदा नहीं हुआ। और कोई सोचेंगे इनसे भी फिर वही बात है, 91 आ जाएगा, 91 में से 2 माइनस कर लो, ऐड कर लो, 27 बनेगा नहीं। तो इसलिए वो नंबर कौन से मिले हमें जिनसे कि मल्टीप्लाई करने से कितना बन रहा है 182, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से बन रहा है 27। वो नंबर मिले बेटे में 14 एंड 13। अब हमें ये पता होता है कि रिजल्ट जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट होता है उसका साइन वही होता है जो कि आंसर का साइन होता है, जो कि बड़े नंबर का साइन होता है। सॉरी, रिपीट करता हूं,
एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रिजल्ट का साइन कौन सा होता है? वही साइन होता है जो कि बड़े नंबर का साइन होता है। तो यहां पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट जो है वो आपका आया बेटा -27। ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद आंसर कितना आया आपका? -27। तो अब -27 जो आया है वो जो रिजल्ट नेगेटिव आया है वो किसके कारण आया बेटा? क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव रहा होगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 14। तो इसलिए 14 को होना पड़ेगा माइनस का। अब रही बात दूसरी कि आपने 14 और 13 को ऐड करके 27 लिया था या उनको माइनस करने से 27 आता है? ऐड करके आता है बेटा। तो ऐड कब होंगे? जब ये दोनों ही नंबर एक जैसे हो। तो ये तो नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये बड़ा था, इसका साइन वही आएगा जो कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रिजल्ट का था। दूसरे नंबर का साइन क्योंकि सेम होना है तो उसका भी साइन कैसा आ जाएगा? माइनस का। तो हमें जो नंबर्स थे वो मिल गए माइनस का 14 और माइनस का 13। ये थोड़ा सा एक बार सीखने वाली चीज है, हालांकि मैं इसको 2 बार सिखा चुका आपको, एक तो 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में, एक 2.2 के अंदर। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आती तो यहाँ से सीखिए और आप इनको कोशिश करेंगे तो आपकी बात आराम से बन जाएगी। इजीएस्ट मेथड है मिडल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन मेथड, एक ही चीज है ये, तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसको। तो बेटा इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे? अब x² -27x जो है इसको आप क्या लिख लें? इसको आप लिख लें जो नंबर आए थे इसके प्लेस पर 2 उनको लिखें, मिडल टर्म के प्लेस पर उन दोनों नंबर्स को लिखेंगे, फर्स्ट और लास्ट एज इट इज। फर्स्ट और लास्ट जो है एज इट इज, इक्वेशन में सब कुछ एज इट इज, बस जो मिडल टर्म है उसके प्लेस पर इन दोनों को लिखना होता है हमें। तो यहां पर आएगा माइनस का 14x माइनस का 13x। अब क्या करना है बेटा? अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि पहले 2 में से कुछ कॉमन आ रहा है वो लेना है। तो पहले 2 में से कॉमन आ गया x, तो बच गया x माइनस का 14। कॉमन कैसे लिया जाता है? कॉमन लेते जब हैं तो देखना होता है दोनों में कौन सी चीज है एज ए फैक्टर, यानी कि मल्टीप्लाई में क्या चीज है। तो दोनों में मल्टीप्लाई के अंदर x था तो x कॉमन आ गया। अब x से x² को डिवाइड किया तो बच गया x, x से डिवाइड किया 14x को तो बच गया 14, बीच में माइनस था तो माइनस। अब इन दोनों टर्म्स में से ये जो दोनों टर्म्स है -13x और +182, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? बेटा 13 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 14 और 13 की मल्टीप्लाई कितनी होती है? 182। 14 × 13 अगर आप करते हैं तो आ जाएगा आपका 182। दैट मीन्स कि 182 को लिखा जा सकता है 14 × 13। और अगर हम अब इसको 13 से डिवाइड कर देते हैं तो 13 से 13 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 14 बच जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि यहां पर क्या किया हमने, इन दोनों में से 13 कॉमन ले लिया। एक बात और, x वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव है तो यहां पर क्या है? नेगेटिव। तो उल्टा साइन है तो माइनस का 13 कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेने से फायदा ये होगा कि दोनों ही टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। यहां पर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगी और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगी। और 14 क्यों आया? क्योंकि हमने इससे 13 से इसको डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे भाई? ब्रैकेट जो है सेम बन गई, सेम बन गई तो हमारा काम बिल्कुल सही चल रहा है। और अब इस ब्रैकेट को एक बार कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 कॉमन आ गया, बच गया हमारे पास x माइनस का 13। अब 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 है तो या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा या फिर सेकंड नंबर 0 होगा। तो हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर 0 होगा, तो इसलिए हम एक बार फर्स्ट को 0 रखेंगे, एक बार सेकंड नंबर को 0 रखेंगे। तो पुट x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, या फिर ये लिख लो कि आइदर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू बेटा आ गई 14 और यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी 13। x क्या था बेटा? यहां पर x था यहां पर हमारा फर्स्ट नंबर को हमने x मानना था ना, और सेकंड नंबर कैसे आ रहा था? 27 में से उसको माइनस करके। तो देयरफॉर इफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 14 देन सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस x, यानी कि 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। और या फिर क्या हो जाएगा कि इफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, बेटा फर्स्ट नंबर था हमारा x और उसको पहले केस में 14 लिया तो दूसरे केस में 13 ले लेते हैं। तो इफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13
देन सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस फर्स्ट यानी कि 13, तो हमारा बन के आ जाएगा आंसर 14। क्लियर भाई? तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो पूरा हो जाता है। आपको पूरा क्वेश्चन इस तरीके से करना है। पिछले एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे वहां पर आपको केवल इक्वेशंस बनानी थी, लेकिन अगर आप चाहें तो उनको सोल्व कर सकते हैं अब इस तरीके से। तो मैं आपको केवल इक्वेशंस बनाना सिखाऊंगा इस लेक्चर में, और आप जो है उनको सोल्व कर लेंगे, घर पे ट्राई कर लेंगे। दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ लेंगे उनको। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जिनके पास बुक नहीं हो मेरे को बता दिया करो, मैं बुक के जो है फोटो खींच के आपको भेज दूंगा, और वहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं आंसर्स के जो फोटो है वो भी आपको भेज दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा। फाइंड टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंजुकेटिव मीन्स लगातार। फाइंड टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं लगातार वाले। दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर देंगे। दो लगातार मतलब क्या हुआ बेटा कि जैसे एक अगर 10 है तो दूसरा 11, लगातार होने चाहिए ना। एक अगर 5 है तो दूसरा 6, एक अगर 100 है तो दूसरा 101, 80 है तो 81, 70 है तो 71। मीन्स कि एक जो नंबर है दूसरा कैसे आ रहा है, उससे एक ज्यादा आ रहा है ना। तो एक को अगर x मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा हमारा x+1। तो दो लगातार नंबर ढूंढने हैं हमें। दो लगातार नंबर तो बेटा कोई भी हो सकते थे, लेकिन एक कंडीशन इसने और भी लगाई है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। सम बेटा किसका सम? ऑफ हुज स्क्वायर्स, उनके स्क्वायरों का सम। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, उनके स्क्वायरों का सम। जो नंबर आपने लिए हैं, जो लगातार नंबर आपने लिए हैं, उनके स्क्वायरों का सम करना है। और वो स्क्वायरों का सम जो है वो कितना है? इज 365। दो कंडीशन दी है बेटा। एक तो लगातार नंबर के लिए बोला, और एक क्या बोला कि उनके स्क्वायरों का सम करें तो 365 आई। अब हमें क्या पता कि ऐसे कौन से दो नंबर लगातार होंगे जिनका स्क्वायर करके सम करें तो 365 आ जाए। सोचना ही पॉसिबल नहीं इतना तो हमारे लिए अभी कि हम इस तरीके से सोचे और एकदम से मिल जाएंगे। और एक नंबर को मान ले तो दूसरा मिल जाएगा क्या? जिनका स्क्वायरों का सम 365 है, एक को अगर हम 10 मान ले तो दूसरे के बारे में कुछ पता चला? हमें नहीं पता चला। तो इसलिए बेटर है कि हम दूसरी कंडीशन से उनको माने। दूसरी कंडीशन क्या थी कि वो लगातार नंबर है। तो लगातार है तो वहां पर एक को मानने से दूसरा आराम से मिल जाएगा। एक को 10 माना, दूसरा 11 आया, यानी कि उससे एक ज्यादा आया। तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा कि जो लगातार वाली कंडीशन थी, जो कंजुकेटिव नंबर्स उसने बोला था, वहां से हम एक को मान लेते हैं, दूसरा वहां से हमें मिल जाएगा। तो लेट कर लेते हैं भाई। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, कि जो पहला नंबर है उसको क्या मान लिया हमने? x मान लिया। और क्योंकि कंजक्टिव थे तो इसलिए दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल होता है बेटा। देयरफॉर सेकंड नंबर विल बी, दूसरा नंबर कैसे आ रहा था? उसमें एक जोड़ के ना, तो दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा x+1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन क्या थी वहां पर? कंडीशन ये थी कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जिनके स्क्वायरों का सम, जिनके स्क्वायरों का सम। स्क्वायरों का सम कितना बेटा? 365। स्क्वायरों का सम बेटा ये जो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर, ये दूसरा है x+1, तो x+1 का स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर आएगा भाई। पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर, और इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम जो है ना वो दे रखा है क्वेश्चन में 365। आई बेटा ये बात समझ? क्या बोला था उसने कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जिनके स्क्वायरों का सम, किनके? वे जो नंबर्स थे उनके। तो इनके स्क्वायर किए हमने, स्क्वायर कर दिया, और उनका किया सम, तो वो कितना दे रखा है? इक्वल 365। तो यहां से जो है ना अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं भाई। तो x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 2 इंटू ए यानी कि x, b यानी कि 1। बेटा क्या किया हमने? इसकी जगह पर ये लिखा है, दोबारा से देख ले। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। a का काम करेगा x, b का काम करेगा 1, तो a का काम करेगा कौन? x, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू में चल रहा है 365। तो x स्क्वायर प्लस
अब देखो इसको सीधा भी तो कर सकते हैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, तो इन दोनों की जगह पर आ गया बेटा हमारा 2x स्क्वायर, और ये रहा प्लस का आपका 2x, इनको मल्टीप्लाई किया था 2x बन गया, प्लस का 1 का स्क्वायर हो गया 1, और ये 365 यहाँ आकर हो गया माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो बचेगा 364, और बड़े नंबर का साइन यानी कि माइनस इज इक्वल टू 0। वैसे तो इक्वेशन हमारी बन गई, लेकिन इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इस सारी इक्वेशन में से हम देख सकते हैं कि कॉमन आ रहा है कुछ, और वो कॉमन क्या दिख रहा है बेटा 2। इन सभी टर्म्स के अंदर 2 जो है ना मौजूद है, सारों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या कर दिया कि बाहर तो उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया, अंदर उन सभी को उससे डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड किया तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस का x, और यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, बच गया 1 6, यानी कि 1 6 कितना 16, 2 8 जा 16, और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, तो बचेगा क्या हमारे पास, लेफ्ट में बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2, और 0/एनीथिंग क्या हो जाता है 0। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो पहला 0 होगा या फिर दूसरा 0 होगा। तो 2 क्या इक्वल 0 हो सकता है कभी भी, 2 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, 2 तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो 2 ही रहेगी। लेकिन इसमें वेरिएबल्स आए हैं, तो ऐसी कोई ना कोई x की वैल्यू जरूर मिलेगी जिस पर ये क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब दूसरे वाले नंबर को क्या आना पड़ेगा बेटा 0, और 0/2 करें तब भी ठीक है, सीधा 0 लिख दें तब भी ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों ही तरीके ठीक है आपके। ये बन गया आपकी इक्वेशन। इसको सोल्व कैसे करेंगे वो आपको मैं सिखा चुका, इसको आप ट्राई करना, दिक्कत आए तो पूछ लेना। वही तरीका रहेगा कि मल्टीप्लाई करें, 2 नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट के इक्वल, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडल टर्म के इक्वल। मिडल टर्म यहाँ पर इसके साथ कोई नहीं है, तो जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो मेरे को पूरा भरोसा है आप सब पर कि आप इस क्वेश्चन को पूरा कर पाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा 5। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका जो एल्टीट्यूड है इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। रिपीट कर दूं, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। सबसे पहले तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेने चाहिए, क्योंकि बार बार बात हो रही है राइट एंगल ट्राइंगल की। इसने बताया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है, अब पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स उसका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेटा परपेंडिकुलर। और इस एल्टीट्यूड के बारे में बोला कि इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये जो बेस है इससे क्या है, ये 7 सेंटीमीटर लेस। बेटा बेस जितना भी है ना, एल्टीट्यूड क्या है उससे 7 सेंटीमीटर लेस। यानी कि अगर बेस को आपने 17 मान लिया तो ये हो जाएगा आपका 10। इसको हम मान लिया आपने 117 तो ये इससे 7 लेस है, तो कितना हो जाएगा बेटा 100। इसको 27 मान लिया तो ये हो जाएगा आपका 7 लेस होके 20। जितना भी आपने बेस को माना एल्टीट्यूड उससे 7 कम है, तो उस कम के लिए हम क्या कर रहे हैं माइनस। तो हम इस तरीके से ना मानते हुए इसको क्या मान लेते हैं कि जो बेस है उसको कितना मान लिया बेटा x मान लिया, और यूनिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लेंगे। सेंटीमीटर्स में बात कर रखी है तो हमने बेस को कितना मान लिया भाई x सेंटीमीटर। बेस को मान के चल पड़े हम x सेंटीमीटर। लिख भी लेते हैं इस बात को साथ साथ। लेट बेस ऑफ द ट्राइंगल, बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल लिख लेना, बेस ऑफ द ट्राइंगल कि जो ट्राइंगल है उसका बेस हमने कितना मान लिया इक्वल टू x सेंटीमीटर। यूनिट लिखना कंपलसरी होता है हमेशा मैथमेटिक्स के अंदर। तो बेस को हमने माना बेटा, तो एल्टीट्यूड क्या रहा था, बेस को जितना माना एल्टीट्यूड से 7 कम है, तो इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में एल्टीट्यूड आ जाएगा।
उसको मानना तो नहीं पड़ा, वो तो अपने आप आया ना 7 लेस होके। तो देयरफॉर इसलिए एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल विल बी x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा बेटा, x माइनस का 7। पहली एक लाइन पढ़ी थी हमने इस क्वेश्चन की, पहली लाइन क्या थी, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, कि जो एल्टीट्यूड हो बेस से कितना कम है बेटा, 7 सेंटीमीटर। आगे है इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, अगर हाइपोटेन्यूज कितना है इसका 13 गिवन है, इफ लगा कर बोला ना, इफ के साथ जो बात है वो गिवन होती है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 13, तो हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं इस बात को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइपोटेन्यूज इज, आप पूरा लिख लेना इसको, हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। और आगे क्या लिखा, फाइंड द अदर टू साइड्स। अब आपको बाकी दो साइड निकालने बेटा। पिछले क्वेश्चन में, पिछले जो 2 क्वेश्चन किए उसमें क्या था कि एक में सम दे रखा था 27 और उसी क्वेश्चन में उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट थी 182, तो वहां से एक को माना दूसरा जो है आ गया और वहां से प्रोडक्ट से हमने बना ली थी इक्वेशन। नेक्स्ट में 2 लगातार नंबर थे और उनका जो स्क्वायर्स का सम था वो 365 था, तो वहां पर एक कंडीशन से हमने नंबर्स को माना, दूसरी कंडीशन से हमें वहां पर इक्वेशन मिल गई थी। यहां पर बेटा जो बातें बताई हैं उनसे इक्वेशन तो नहीं बन रही, लेकिन एक बात ये होती है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें पाइथागोरस होल्ड करती है, वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें अप्लाई कर देते हैं, वहां से हमें क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 13 दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड एक ही बात होती है, तो परपेंडिकुलर हमारे क्वेश्चन में एल्टीट्यूड जो है वो हमारे क्वेश्चन में था x माइनस 7, स्क्वायर लगा रखा है परपेंडिकुलर का, प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस कितना माना गया था x, तो यहां आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा शायद, और यहां तक समझ आ गया तो आगे ज्यादा दिक्कत नहीं। 13 का स्क्वायर, अच्छा बेटा आप ना कम से कम 20 तक के स्क्वायर, 30 तक के स्क्वायर याद कर लो। फर्स्ट 20 स्क्वायर्स को या फर्स्ट 30 स्क्वायर्स को जो है ना आप जरूर याद कर लें, नहीं तो फिर बार बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका काम जो है रुकता चला जाएगा। अब यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटीज आपको याद करनी होती है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2 इंटू ए का काम किया बेटा x ने, b का काम किया हमारा 7 ने, और प्लस में था हमारे पास x स्क्वायर। अब ये आ गया आपका 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14 इसको सोल्व किया तो यहाँ से 7 टू 14x आ गया बेटा, माइनस का 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके बन जाएंगे आपके 2x स्क्वायर माइनस 14x, पहले स्क्वायर वाले टर्म फिर एक्स वाले टर्म फिर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के नाम पर हमारे पास है 49, और अब ये जो 169 है इसको भी अगर इसकी साइड चेंज करेंगे तो माइनस का 169 हो जाएगा और इक्वल टू 0 बचेगा, उसको लेफ्ट में लिखो या राइट में, वो आपकी मर्जी। तो बेटा अब यहां से क्या बन गया हमारे पास कि 2x स्क्वायर यहां से माइनस का 14x, और इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 120, प्लस माइनस माइनस हो गया और बड़े वाले का साइन बड़ा नेगेटिव है तो माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। सारे के सारे फिर से 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, बच गया आपके पास x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। सभी को 2 से डिवाइड कर दिया है, 2 वहां पर जाके 0 हो जाएगा, 0 बाय एनीथिंग 0 हो जाता है ना, मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड।
तो 0 बाय एनीथिंग 0। ये इक्वेशन बन गई, इसको आप सोल्व कर लेंगे इजीली और आपका क्वेश्चन जो हो यहाँ से पूरा हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस लेक्चर का। थोड़ी सी स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है लास्ट में। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में आगे हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री जो है प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री बेटा कोई इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे। क्या करती है वो? दिन में कुछ निश्चित आर्टिकल बनाती है। एक इंडस्ट्री है वो दिन में क्या करती है बेटा? कुछ निश्चित आर्टिकल्स बनाती है। जैसे 10 आर्टिकल बना दिए दिन में, या 5 बना दिए, या 20 बना दिए, या 100, 200, 1000, लाख, कितने भी बनाते हो, लेकिन उसके अमाउंट फिक्स है कि वो जितने भी बनाती है एक दिन में वो फिक्स है, इतने ही बनाएगी भाई, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो फर्स्ट लाइन थी, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक दिन के अंदर क्या करती है बेटा? निश्चित एक फिक्स अमाउंट के अंदर आर्टिकल्स बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे। किसी खास दिन यह नोट किया गया। मान लीजिए कोई भी दिन हो गया, जिस दिन आपका स्कूल खुलेगा मान लीजिए उस दिन, या जिस दिन उनकी फैक्ट्री खुली लॉकडाउन के बाद उस दिन मान लेते हैं कि उस दिन क्या हुआ। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे, कि किसी खास दिन ये नोट किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो आर्टिकल्स बनाए गए हैं उनकी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की। बेटा क्या लिख रहा है ये कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि हर आर्टिकल को बनाने में जो कीमत लगी, किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसमें कॉस्ट लग जाती है बेटा, ठीक है ना। अब इस बुक को बनाया गया तो बुक को बनाने में कॉस्ट लगी। क्या क्या कॉस्ट लगी? बुक को बनाने के लिए पहले हमने क्या किया? पहले हमें पेपर जो है ना, लकड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। पहले तो लकड़ियां खरीद कर फिर क्या करेंगे? पेपर बनाएंगे उससे, और फिर क्या करेंगे उसको, उसके ऊपर प्रिंटिंग होगी, फिर इसकी जो पेस्टिंग होगी, इसकी जो है बाइंडिंग होगी, सब काम होकर तब जाके हमें मिलेगी। तो उसकी कोई ना कोई कॉस्टिंग तो होती होगी ना, और तभी जाके ये बुक हमारे को मिलती है। तो इसने जो है ना इसकी कॉस्टिंग बताई है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि हर एक आर्टिकल को बनाने में जो कॉस्ट लगी वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। यही बात है बेटा इस क्वेश्चन में मेन, इसी को समझे ध्यान से कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल को बनाने में जो कीमत है was 3 more, वो 3 ज्यादा है, than twice the number of article produced on that day, कि जितने उस दिन आर्टिकल बने उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है। एक आर्टिकल को बनाने का जो खर्चा लग रहा है वो कितना है बेटा? जितने आर्टिकल उस दिन बने उसके डबल से 3 ज्यादा। स्टेटमेंट को ही एक बार फिर पढ़ के क्वेश्चन को आगे कर लेंगे हम, क्योंकि मेन बात ये है, इसको समझ में ये समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल को बनाने की जो कीमत है वाज 3 more than, वो 3 ज्यादा थी। किससे 3 ज्यादा थी बेटा? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। जितने आर्टिकल उस दिन बनाए गए थे, जो दिन हमने डिसाइड किया था, उस दिन जितने आर्टिकल बने उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 3 more than twice the number of article produced on that day। जितने आर्टिकल बनाए गए थे उसके डबल से 3 ज्यादा थी एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट। तो बेटा पहले तो हमें यही नहीं पता कि आर्टिकल कितने बनाए गए, तो पहले हम क्या कर ले? आर्टिकल्स को मान ले, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को डिसाइड कर ले कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो कितने बनाए गए बेटा उस दिन। x मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कि आर्टिकल्स जो बनाए गए वो कितने बनाए गए बेटा? b x नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए गए बेटा, x आर्टिकल्स बना लिए। अब उनकी एक की कॉस्ट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल, प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल या ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल को बनाने में जो कॉस्टिंग आएगी वो हमने माननी है। और वो हमने कितनी मान ली बेटा? मानने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली उसने क्या बताया उस लाइन में। हम बार बार क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि एक आर्टिकल को बनाने में जो कॉस्ट लगी वो क्या थी? जितने आर्टिकल बनाए उसके डबल से 3 ज्यादा। जितने आर्टिकल बनाए उसके डबल से 3 ज्यादा। मान के चलो कि 100 आर्टिकल बनाए तो एक की कॉस्ट कितनी होगी? पहले तो करना पड़ेगा बेटा इसका डबल,
और फिर उसमें 3 ज़्यादा है तो 3 जोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो जितने भी आर्टिकल बनाए 100 बनाए तो पहले उसका क्या करो, डबल, और फिर उसमें 3 जोड़ो, तब जाके हमें क्या मिलेगी, उसकी कॉस्ट मिल जाएगी एक आर्टिकल की। तो फिलहाल हमारे पास कितने आर्टिकल बनाए गए थे, x बनाए थे, तो जो कॉस्ट बन के आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल विल बी, वो कॉस्ट जो है वो हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी, इसका डबल, पहली बात तो डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा भाई, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2x, और उससे कितना ज्यादा, 3 ज्यादा। मैं एक बार रिपीट करूं उस लाइन को एक बार फिर से, कि दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बनाने में जो कीमत लगी, ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल को बनाने में जो कीमत लगी, वाज 3 मोर, वो 3 ज्यादा थी, किससे 3 ज्यादा थी, देन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, जितने की आर्टिकल उस दिन बनाए गए थे उसके डबल से। क्या था क्वेश्चन में, कि जितने आर्टिकल बनाए गए उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, कितने बनाए गए थे x, तो उसका ट्वाइस किया तो 2x हो गया, और 3 ज्यादा है तो प्लस 3 कर दिया। तो इस तरीके से एक आर्टिकल की कॉस्ट आ गई। और इसी क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन हमने नहीं पढ़ी है, अब क्या है कि इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कुल कीमत जो लगी ना बनाने की, ये तो बेटा एक आर्टिकल की कीमत आई है, और कीमत है तो किस में होगी, रुपीज में, यूनिट लिखना ना भूले। तो इसने क्या लिखा है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, कि एक दिन की जो कीमत आ गई, एक दिन की जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, एक दिन में जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, सारे आर्टिकल्स को बनाने का जो खर्चा आ गया वाज 90, वो कितना मिला बेटा 90। जितने आर्टिकल थे उन सारों की कॉस्टिंग 90 आ गई। अब मान के चलो कि आर्टिकल बनाए गए थे बेटा वहां पर 2 आर्टिकल, कितने बने 2, और इसको मल्टीप्लाई कर दें एक की कॉस्ट से, बाय समहाउ किसी भी तरीके से मान लो वो कॉस्ट 10 आ गई, तो सारे आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 20। ये मानने वाली बात है, एक अलग क्वेश्चन मान रहे हैं हम इसको, इस क्वेश्चन से हटकर अलग बात मान रहे हैं कि अगर 2 आर्टिकल बने हैं और एक की कीमत 10 है, तो टोटल कितनी कीमत आ जाएगी, मल्टीप्लाई करने से आएगी। तो इसी तरीके से वहां पर आर्टिकल्स बनाए गए थे x, एक का खर्चा लगा था 2x + 3, तो सारों का कैसे आएगा भाई, क्या हो गया, ये तो हो गया रेट और ये होगी क्वांटिटी, तो रेट इनटू क्वांटिटी विल बी कॉस्ट। कॉस्ट का ना बेटा हमेशा कॉस्ट के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है कि कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, कि रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रेट कितने का था, उसका रेट था बेटा 2x + 3 का, तो इसको लिख ले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेट था बेटा 2x + 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, क्वांटिटी से, यानी कि x से, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 90। अब इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो 2x² और x को 3 से तो 3x, ये 90 यहाँ पर आके माइनस का इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप इजीली सोल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि -180, प्लस माइनस करें तो 3। इस क्वेश्चन को आप पूरा करेंगे यानी कि यहाँ से सोल्व करेंगे तो वहाँ से मिलेंगे आपको x की वैल्यू। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, आज के जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें इस बात का ध्यान रखना कि आपने जो x को माना गया है वो x क्या माना गया है वहां पर, यानी कि वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं। जैसे इस क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, बेटा आर्टिकल कितने बन सकते हैं एक दिन में, 10 बन जाए, 20 बन जाए, 35 बन जाए, 37 बन जाए, इस तरीके से बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि -5 बन जाए। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर मीन्स उनकी काउंटिंग, तो जो काउंटिंग है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो यहां से बेटा डिग्री 2 है तो वैल्यू भी 2 आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी यहां से। उनमें से अगर एक वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, फ्रैक्शन में आ जाती है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, दूसरी वैल्यू को लेते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चंस में भी ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि पिछले क्वेश्चंस में क्या क्या बातें थी, तो उसी हिसाब से उन क्वेश्चंस को आपको पूरा करना है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में बात थी तो वहां पर साइड की लेंथ को हमने, बेस को हमने x माना था, और बेस जो वो एक लेंथ होगी ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लेंथ होगी थी, लेंथ होगी भाई यहां से लेकर यहां तक की, और क्या ये कभी भी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव नहीं होगी बेटा, कितनी स्मॉल हो जाए लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। हाँ फ्रैक्शन में बेशक आ जाएगी लेकिन नेगेटिव कभी भी ये नहीं होगी। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे आप कि x की कौन सी वैल्यू हम लेंगे और कौन सी वैल्यू को हम रिजेक्ट करेंगे। जिसको रिजेक्ट करेंगे उसके साथ लिख देंगे रिजेक्टेड, बिकॉज द रीजन इज दिस वन, बिकॉज जैसे द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज द
लेंथ कैन बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। इस तरीके के रीजंस आप देखिए उसको पूरा कर देंगे। तो भाई पूरा कर देना इस एक्सरसाइज को। थैंक यू वेरी मच।